चमकता हुआ दिखता है। असल में ये वहाँ पर रहने वाले जानवरों की आंखें थी। ओसातो तो पहले उन्हें देखकर थोड़ा सतर्क हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई खतरनाक जानवर होगा, लेकिन जब वो जानवर वहाँ सामने आते हैं तो हमें जानने को मिलता है वो बस वेनम मंकीज है। ओसातो उन्हें देखकर कहता है कि ये तो नॉर्मल चीज है, तुम इनके साथ खेल सकती हो। वैसे यहाँ उनके नाम में वेनम है, इससे ओसातो समझ जाता है कि ये जहरीले हैं। वो तो तुरंत ही इनुकामी से कहते हैं तुम उन्हें टच मत करना। इनुकामी कहाँ मानने वाली थी, वो तुरंत ही अपनी उंगली एक मंकी की तरफ करती है और वो वेनम मंकी उसकी उंगली को बाइट कर लेता है, जिस वजह से इनुकामी की बॉडी में जहर फैल गया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें जानने को मिलता है कि कोरिन की एक साथी ने यहाँ काजुकी को बता दिया था कि ओसातो और इनुकामी जंगल में खो चुके हैं और अभी तक किसी को उनका कोई पता नहीं है। ये सुनकर काजुकी शॉक होता है और वो तुरंत ही किंग के पास जाकर कहने लगता है कि आपको जल्द से जल्द एक रिसर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए भेजनी चाहिए। किंग कहते हैं कि हमें ऑलरेडी टीम तैयार कर ली है, लेकिन वो अभी नहीं जा सकती, उसे हम सुबह भेजेंगे। ये सुनकर काजुकी गुस्सा होता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उस जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं ये मैं देख कर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि वो लोग वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके साथ तो कोई सोल्जर्स या फिर कोई पावरफुल पर्सन भी नहीं है। इसके बाद अब काजुकी खुद वहाँ जंगल में जाने वाला था, लेकिन इतने में ही रोज उसे वहाँ आकर रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें उनकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। ओसातो इनुकामी के साथ है और उसके होते हुए इनुकामी को कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम यहाँ ओसातो और इनुकामी को देखते हैं। ओसातो ने इनुकामी को हील कर दिया था। यहाँ भी वो दोनों बैठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे रात होने लगती है। ओसातो कहता है कि हमें सोचना चाहिए। वैसे यहाँ पर अभी किसी एक को नजर रखनी चाहिए बाहर, जिससे कि कोई मॉन्स्टर या फिर कोई बीस्ट उन पर हमला ना कर दे। ओसातो कहता है कि मैं रात भर नजर रखूंगा, तुम सो सकती हो। पर इस पर इनुकामी कहती है कि नहीं, तुम मुझे हील करने में ऑलरेडी अपनी बहुत सारी मैजिक पावर यूज कर चुके हो, तुम्हें पहले सो जाना चाहिए जिससे तुम रिकवर हो सको। ओसातो बात मान जाता है। अब ओसातो लेटता है, तभी इनुकामी उससे कहने लगती है कि क्या तुम जाग रहे हो। ओसातो कहता है कि हाँ मैं भी जाग रहा हूँ। तो इनुकामी उससे पूछते है कि इस वर्ल्ड में समन होने के बारे में तुम्हें क्या लगता है। ओसातो कहता है कि ये क्वेश्चन है। इनुकामी कहती है कि सिंपल बात है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। ओसातो कहता है कि ऐसा क्यों। तो इनुकामी बताती है कि रियल वर्ल्ड में उसके लिए कुछ भी हासिल करने को नहीं बचा है। उसने जो भी सब सोचा है उसे वो मिल गया, मगर उसे फिर भी कोई मजा नहीं आ रहा यहाँ पर, लेकिन उसे मजा आ रहा है। ओसातो कहता है कि सेम, मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहता। पहले मैं सोच रहा था कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ और अगर मैं अपनी रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ भी एक्ट करूंगा तो मैं तुम दोनों के ऊपर बर्डन बनूंगा। इस वजह से मैंने यहाँ इतनी हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू किया। इनुकामी भी बिल्कुल ऐसा ही मानती है। वो कहती है कि अब हमें बाहर दूसरी दुनिया में जाने के बारे में भूल जाना चाहिए और जब तक हम यहाँ हैं तब तक इस किंगडम को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। ओसातो इस बात पर एग्री करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज आती है। इनुकामी पूरी तरह से तैयार था हमला करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि ब्लोरेंस था और बाकी लोग थे। अभी उरेको उसके साथ था। वो यहाँ इन दोनों को देखकर खुश था और कहता है कि ब्लोरेंस ने ओसातो की स्मेल को पहचान लिया था। वो तुरंत ही यहाँ दौड़ता दौड़ता आ गया, लेकिन यहाँ पर उरेको बहुत ही थक गया था क्योंकि ब्लोरेंस को बहुत ही तेज भागता है। अब पूरी टीम वापस से ज्वाइन हो चुकी थी, इस वजह से वो उस जंगल से बाहर जाने के लिए निकल पड़े थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओसातो और इनुकामी दोनों ही अभी किंग के सामने आए थे क्योंकि किंग ओसातो से माफी मांगना चाहते थे। वो कह रहे थे कि माफ करना कि हमारी वजह से तुम दोनों वहाँ जंगल में फंस गए, लेकिन इस पर ओसातो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो पहली बार थोड़ी ना उस जंगल में फंसे गए हैं। ये सुनकर किंग शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस जंगल में पहले कैसे फंस गए। अब ओसातो को याद आता है कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन अगर यहाँ पर वो रोज का नाम लेगा तो शायद रोज फंस जाएगी। इस वजह से वो रोज को प्रोटेक्ट करते हुए झूठ बोल देता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो ट्रेनिंग कितनी भी ज्यादा खतरनाक थी और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर वो रोज को क्यों बचा रहा है। वैसे यहाँ पर किंग अभी उन दोनों से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन वो बताते हैं कि उन्होंने एक जरूरी मीटिंग करनी है, इस वजह से वो अभी यहाँ से चले जाएं। अभी दोनों जब वहाँ से जाते हैं तो तभी वहाँ पर रोज और क्लियस आ जाते हैं क्योंकि मीटिंग इन दोनों से ही होने वाली थी। इन्हें कुछ जरूरी सीरियस बात करनी थी। ओसातो और इनुकामी जब बाहर आ रहे थे तो ओसातो कह रहा था ना जाने कि वो किस सीरियस बात पर मीटिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम दोनों को निकाल रहे हो। मगर इस पर इनुकामी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास पहले ही नाइट्स की कमी है और हम इतने भी कमजोर नहीं है कि हमें निकाल दिया जाए। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पर काजुकी और प्रिंसेस सीलिया आ जाते हैं। ओसातो उन दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उन्हें वेलकम
वेलकम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर काजुकी और ज्यादा शॉक हो जाता है कि अभी अभी ये इतने खतरनाक जंगल से अपनी जान बचाते हुए आए हैं और फिर भी इतने ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जबकि काजुकी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। अब जब वो वहाँ उस पैलेस से बाहर आते हैं तो यहाँ पर वो साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। काजुकी उसातो से कह रहा था कि तुम लोगों ने वहाँ पर सरवाइव कैसे किया जबकि तुम दोनों अकेले थे, मैं तो सीलियस के साथ गया था। तो उसातो कहता है कि वहाँ सरवाइव करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तभी इनुकामी कहने लगती है कि हाँ, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि तुम किसी भी गलत चीज को टच ना करो। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने भी एक मंकी को टच कर लिया था जिस वजह से उसकी बॉडी में पॉइजनस फैल गया था। अब वैसे वो लोग एक दूसरे को बाय करते हैं क्योंकि सभी को ट्रेनिंग करनी थी। लेकिन जब काजुकी जा रहा था तभी प्रिंसेस सीलिया उसे रोक लेती है। वो काजुकी से कहती है कि इनुकामे और ओसातो उसके दोस्त हैं। वो उन्हें नाम से बुलाता है, तो क्या प्रिंसेस सीलिया भी उसकी दोस्त बन सकती है? इस पर काजुकी को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पर प्रिंसेस सीलिया कहने लगती है कि तो फिर काजुकी उसे अपने नाम से क्यों नहीं बुलाता। सिंपल वो यही कह रही थी कि काजुकी उसे सीलिया कहकर बुलाए, पर काजुकी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे वहाँ दूसरी तरफ किंग अभी मीटिंग कर रहे थे और ये मीटिंग असल में इस बारे में थी। आपको याद ही होगा कि पिछले पार्ट में जब उसातो और इनुकामी वहाँ जंगल की तरफ जा रहे थे तो बीच में उन्हें कुछ लुटेरे मिले थे। जब इन लोगों ने उन लुटेरों को पकड़ लिया था तो उन लुटेरों ने इन्हें कुछ बातें जानने को मिली थी। असल में वो लुटेरे पूरे जंगल में घूमते रहते हैं जिससे कि वो जंगल में आने जाने वाले लोगों को लूट सके। लेकिन इस दौरान इन्होंने कुछ अजीब देखा। उन्होंने कुछ इस तरह के मॉन्स्टर्स देखे जो कि नॉर्मली जंगल में नहीं मिलते और साथ ही साथ उन्होंने डीमंस को देखा और इस चीज से किंग्स और सभी समझ चुके थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। किंग कहते हैं कि जरूर डीमन आर्मी अपने जितने भी ट्रॉप्स हैं यानी कि सोल्जर्स उन्हें इकट्ठा कर रही है क्योंकि शायद वो इस वॉर के अंदर अपने सारे ट्रॉप्स को भेजेंगे। ये बात उनकी बिल्कुल ही सही थी। तो अब वो सीलियस से कहते हैं कि हमें भी हमारी सेना को तैयार रखना होगा। इस वजह से वो सीलियस को अभी तेज पूरी तैयारी करने के लिए जब सीलियस वहाँ से चला जाता है तो वो रोज से कहते हैं कि हमारी तुमसे भी एक रिक्वेस्ट है। वैसे ज्यादातर तो किंग उससे कोई रिक्वेस्ट करते नहीं, पर अब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुकी है। वो रोज से कहते हैं कि रोज उस किंगडम की सबसे फास्टेस्ट पर्सन है, वो सबसे तेज दौड़ती है। इस वजह से वो चाहते हैं कि रोज जाकर देखे कि डीमंस आर्मी कहाँ तक पहुँच चुकी है। रोज को इस पर कोई दिक्कत नहीं थी, वो तुरंत ही हाँ करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इतने में ही किंग उसे फिर से रोकते हैं और वो नीचे आकर उससे एक और रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि रोज अपनी पुरानी पोजीशन यानी कि बटालियन कमांडर के तौर पर ज्वाइन कर ले। असल में रोज पहले बहुत ज्यादा हाई रैंक पर थी, लेकिन एक बड़ी सी वॉर के चलते उसके जो सबॉर्डिनेट यानी कि उसके जो टीम मेंबर्स थे वो सभी मारे गए। रोज अकेली बची थी, इस वजह से उसे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। उसने इस पोस्ट को छोड़ दिया और अभी वो उस पोस्ट को वापस से नहीं पाना चाहती, इसलिए वो सर नीचे करके बोलती है कि नहीं, मैं उस पोस्ट को वापस से नहीं स्वीकार कर सकती। लेकिन किंग थोड़ा हैरान थे। वो कहते हैं कि रोज पुरानी बातों को भूल जाए और फिर से बटालियन कमांडर बने। लेकिन रोज कहती है कि नहीं, वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो इस चीज को नहीं भुला सकती क्योंकि उसकी आंखों पर जो स्कार बना हुआ है वो उसे हमेशा उस दिन की याद दिलाता रहेगा। वो चाहती है कि उसे रेस्क्यू स्क्वाड को ही संभालने ही दिया जाए क्योंकि रेस्क्यू स्क्वाड का काम यही है कि वो बैटलफील्ड में जो सोल्जर्स मर रहे हैं उनकी जान बचा सके और ये काम रोज के हिसाब से पिछले काम से ज्यादा अच्छा है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर किंग पहले ही उसे बोलते तो शायद वो हाँ कर भी सकती थी, लेकिन अब उसे खुद से भी ज्यादा एक बेटर पर्सन मिल चुका है। यहाँ पर वो ओसातो की बात कर रही थी। वो कहती है कि अगर ओसातो इसी तरह से ट्रेनिंग करता रहा वो रोज से भी ज्यादा यानी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और इस किंगडम को ओसातो जैसे ही की जरूरत है। किंग कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जो भी फैसला करोगी वो सही होगा। इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ओसातो को देखते हैं। अभी रात हो चुकी थी। वो जब अपने घर जाता है तो यहाँ पर वो टेबल के ऊपर एक लेटर देखता है और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए थे। उस पर एक मैप बना हुआ था और लेटर में लिखा हुआ था कि ओसातो को ये जो नीचे रखा हुआ है लेटर ये खोलना नहीं है बल्कि ये किसी को देना है। ओसातो को नहीं पता कि ये किसको देना है, पर उस जगह की लोकेशन लिखी हुई थी और ऐसे उसे कल सुबह करना था। वैसे भी रोज कहीं पर भी नहीं थी तो वो अपने साथियों से पूछता है कि आखिर रोज कहाँ गई, जिस पर उसका साथी बताता है कि रोज बताकर नहीं गई कि वो कहाँ गई है। वैसे असल में रोज जा चुकी है वहाँ डीमन आर्मी को देखने के लिए। वो कितनी दूर तक आ चुके हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी रोज उस जगह पर पहुंच चुके हैं। वो जंगल से होते हुए जा रही थी और हमें जानने को मिलता है कि असल में इनका जो किंगडम जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब इनका जो जंगल है वो जहाँ से स्टार्ट होता है और उसके दूसरी तरफ से एक और जंगल स्टार्ट होता है जिस जंगल के दूसरी तरफ वो डीमंस रहते हैं। तो यहाँ पर इस खाई को पार करने के लिए डीमंस अभी बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे थे क्योंकि ये पहले हमला करेंगे। इस वजह से इन्हें ब्रिज बनाने की पहले
जरूरत पड़ेगी जिससे कि उनके सारे ट्रूप्स उस ब्रिज को पार कर सकें। इस तरफ अभी जब रोज वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि लगभग ब्रिज बन चुका है। अभी वैसे वो डीमंस बहुत खुश थे क्योंकि उनका काम परफेक्टली चल रहा था। तभी कोई रोज को देख लेता है। वो आकर अमीलिया को बताता है कि रोज यहाँ पर पहुंच चुकी है। वैसे वो रोज नहीं बताता, वो कहता है कि कोई सोल्जर्स यहाँ पर पहुंचा है जिसने उनके बारे में देख लिया है कि वो ब्रिज बना रहे हैं। पर अमीलिया को इस पर कोई दिक्कत नहीं थी। वो कहती है कि देखने दो, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ब्रिज तैयार हो चुका है और जब तक वो सोल्जर्स या फिर जो भी है वो जाकर किंग को बताएगा तब तक हमारी पूरी आर्मी इस ब्रिज को पार कर चुकी होगी। अब जब वो इस बात को कह रही थी इतने में ही एक बड़ा सा पेड़ उड़ते हुए आता है और सीधा उस ब्रिज के ऊपर गिरता है। उस ब्रिज को वहाँ खाई के अंदर गिरता देख ये देखकर अमीलिया और उसके साथी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये क्या हुआ। तभी उसके सामने उस खाई के दूसरी तरफ वो रोज को देखते हैं। रोज अभी अमीलिया को देखकर स्माइल कर रही थी पर उसे लग रहा था कि जैसे कि उसे चिढ़ा रही है। लेकिन अब अमीलिया यहाँ पर या फिर बाकी कोई कुछ भी करे इससे पहले ही रोज वहाँ से भाग जाती है। वैसे तो उसका मिशन ये था कि यहाँ पर आकर देखना कि डीमंस कितनी दूर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अब इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने की वजह से उन लोगों को और ज्यादा टाइम मिल चुका था क्योंकि अब ब्रिज को बनाने में डीमंस को और ज्यादा टाइम लगेगा। उसका मिशन अब पूरा हो चुका था। इस वजह से वो वापस किंगडम की तरफ लौटने लगती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब अगला दिन हो चुका था। ओसातो इस वक्त उसी जगह पर जा रहा था जिस जगह पर जाने को रोज ने कहा है और लेटर देने के लिए। अभी रास्ते में ओसातो बिल्कुल चुपचाप चल रहा था, इसलिए बाकी लोग ये देखकर शॉक थे कि एक रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर इतने शांत तरीके से कहीं कैसे जा सकता है, क्योंकि हर बार वो पागलपंती करते हैं। वैसे ओसातो जब जा रहा था तभी उस लेडी को देखता है जो वहाँ पर फ्रूट सेल करती है। ओसातो उसके फ्रूट बहुत ही पसंद करता है, इस वजह से वो इन्हें खरीदना चाहता था, पर वो सोचता है कि वो वहाँ से लौटते वक्त इन्हें खरीदेगा क्योंकि उसका काम ज्यादा जरूरी है। वो उस जगह पर पहुँचता है। हम देखते हैं कि असल में एक क्लिनिक थी जो कि और कोई नहीं बल्कि ओर्गा और उसकी सिस्टर चलाती हैं। ओर्गा की सिस्टर का नाम वैसे यूरुरु है। यहाँ पर ओसातो को देखती ही तो उसकी यूनिफॉर्म देखकर समझ जाती है कि ओसातो असल में रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर है। अब ओसातो और वो दोनों ही वहाँ क्लिनिक की तरफ आते हैं जहाँ ओर्गा अभी एक बच्चे को हील कर रहा था। उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, वो बहुत ही अच्छे से उसे हील करता है। ओसातो यहाँ पर नोटिस करता है कि ओर्गा बहुत ही ज्यादा शांत तरीके से हीलिंग मैजिक का यूज कर पाता है। ओसातो समझ गया था कि ओर्गा को बहुत ज्यादा लंबे टाइम से इस चीज की प्रैक्टिस है। अभी वो हील कर रहा था, इस वजह से ओसातो उससे बात नहीं कर सकता। पर अब जब जैसे ही वो उस बच्चे को हील करता है तो ओसातो और यूरुरु वहाँ अंदर आते हैं और ओसातो उसे वो लेटर देता है। वो कहता है कि ये लेटर रोज की तरफ से है। अब जब और उसे पढ़ रहा था तो ओसातो यहाँ पर यूरुरु से पूछता है कि आखिर उसने ट्रेनिंग करना क्यों छोड़ दिया, जिस पर यूरुरु बताती है कि वो अपने भाई की तरह एक अलग टाइप की हीलिंग मैजिशियन है, मतलब कि वो खुद को उतने अच्छे से हील नहीं कर पाती जितना वो दूसरों को हील करती है। और उस असली कारण तो ये है कि उसे रोज की ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे रोज बहुत ही डरावनी लगती है। वैसे इस तरफ हम देखते हैं कि ओर्गा जब उस लेटर को पढ़ रहा था तो उसके इंस्पिरेशन से लग रहा था कि शायद इस लेटर में कुछ खतरनाक बात लिखी हुई है, पर वो ऐसा दिखाता है जैसे कि लेटर में बिल्कुल नॉर्मल। अब जब यहाँ ओसातो और यूरुरु जब बात कर रहे थे इतने में ही एक आदमी वहाँ आता है और वो ओर्गा को बताता है कि मार्केट के अंदर एक आदमी गलती से छत के ऊपर से गिर गया और प्रॉब्लम की बात ये है कि वो किसी दो लोगों के ऊपर गिरा है जिस वजह से उन तीनों को ही चोट लगी है। तो अब ओर्गा तुरंत ही वहाँ जाने लगा था। वो ओसातो को साथ चलने को कहता है कि उसे नहीं पता कि सिचुएशन कितनी बिगड़ सकती है और साथ ही इस चीज में ओसातो भी अपनी हीलिंग पावर का यूज दूसरे पर करना सीख जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि उसमें से एक को कुछ ज्यादा ही सीरियस चोट लगी थी अपने पैर पर। वो लोग उसे हील कर रहे थे। यहाँ ओसातो जिस आदमी को हील कर रहा था उसके पैर में इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि ओसातो भी शॉक था कि क्या वो इसे हील कर पाएगा, क्योंकि ओसातो ने आज से पहले इतनी खतरनाक चोट को हील नहीं किया है। तभी ओर्गा उससे कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हीलिंग पावर जब तक अच्छे से काम करती है जब व्यक्ति को खुद पर ज्यादा भरोसा हो। जब ओर्गा ये बात सुनकर ओसातो को काजुकी की याद आती है, क्योंकि काजुकी ने उससे कहा था कि रोज खुद से भी ज्यादा ओसातो पर भरोसा कर रही है, इस वजह से ओसातो को भी खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब यही सोच के साथ वो पूरे बिलीफ से उस आदमी को हील करता है और फाइनली उसका पैर ठीक हो जाता है। इसने सक्सेसफुली उन तीनों लोगों को हील कर दिया था। अब इसके बाद वो फिर से क्लिनिक लौटते हैं जहाँ ओर्गा और यूरुरु ओसातो से कह रहे थे कि वो फिर से कभी ऐसा सिचुएशन में पड़े तो ओसातो उनकी मदद कर सकता है। ओसातो भी इस पर हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। ओसातो के वहाँ जाते ही सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, क्योंकि ओर्गा यहाँ अपनी बहन को बताता है कि उस लेटर में वॉर के बारे में लिखा था, वॉर जल्दी होने वाली है और उन्हें उसके लिए बुलाया है फ्रंट लाइन के लिए। ये सुनकर यूरुरु हैरान थी, पर ओर्गा कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम ओसातो को देखते हैं जो कि उस लेडी के पास से कुछ फ्रूट्स
लेकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में एक बच्ची उसके पास आती है और ओसातो और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि सिर्फ ओसातो ही वो पर्सन है जो उसके फ्यूचर को ठीक कर सकता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग गई थी। लेकिन हम ओसातो को देखते हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा हैरान था। इस बच्चे की जितनी भी अभी तक बुरी मेमोरीज थी वो ओसातो के पास आ चुकी थी। इस बारे में हम ज्यादा नहीं समझ पाते क्योंकि अब ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।